नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKB क्लासेज में। आप सभी को जैसे कि पता है कि एपिसोड के माध्यम से हमारा साइंस का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें एपिसोड 3 के अंतर्गत हम लोग 41 से लेकर लगभग 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। एक एपिसोड में 20 प्रश्न किए जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन बताना मेरे लिए एक सिर्फ बहाना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाना है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है सिलिकॉन या सिलिका के क्रिस्टल की आकृति होती है। सिलिका के क्रिस्टल की आकृति होती है, याद रख लीजिए। ये हमेशा क्यूब टाइप की होगी। इसके बारे में आइए विशेष विश्लेषण करते हैं। सिलिकॉन का SI मात्रक जो होता है वो SI होता है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 14 मतलब 14 होता है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो सिलिकॉन ही है। पृथ्वी की सतह पर इसकी प्रतिशत जो है लगभग 26% है, 26%। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सिलिकॉन के उपयोग के बारे में कि शुद्ध सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है वो सुपर कंडक्टिविटी अर्थात अति चालकता में होता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में। तीसरा, अर्धचालक सेमी कंडक्टर उपकरणों के निर्माण में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु के निर्माण में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल के रूप में इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। ड्राइंग एजेंट के रूप में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का जो उपयोग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए भी किया जाता है। ट्रांसफार्मर को मतलब जिसको कूलिंग करने के लिए भी सिलिकॉन जेल का उपयोग किया जाता है, जो कि सिलिका का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 में। निम्न में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? ये प्रकृति में कार्बन C जो है कार्बन प्रारंभ अवस्था में विद्यमान है। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व यूनिवर्सल एलिमेंट माना जाता है। कार्बन जो है वे रवेदार तथा दोनों रवेदार और वे रवेदार दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंदक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O का उपयोग किया जाता है। भारी जल के लिए संकेत जो है वो D होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारी जल में हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी वो साधारण जल से अधिक होता है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण में तथा यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदक के रूप में भी न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। अर्थात जो ये भारी जल है के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अश्रु गैस। अश्रु गैस समझ पा रहे होंगे। देखिए अभी कभी फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि इसमें कि जैसे कोई विलेन आ गया है, बहुत सारी भीड़ है और पुलिस वगैरह क्या करते हैं, एक गैस लेते हैं, मतलब एक पाइप टाइप करा तो उसको फेंक देते हैं, तो वो अश्रु गैस होता है। उसके कारण जो आँख में वो ज़्यादा लगता है, तो उसको हम लोग रासायनिक भाषा में जो बोलते हैं वो होता है क्लोरोपिक्रीन तथा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल। क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोएसिटोफिनॉल क्या कहते हैं अश्रु गैस को? क्लोरोपिक्रीन तथा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल के नाम से जानते हैं अश्रु गैस को। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन जो है यह एक विषैली गैस है जिसका उपयोग शुद्ध काल में जब युद्ध वगैरह होता है तो युद्ध काल में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर ये प्रक्रिया प्राप्त होती है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म और जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तब क्लोरोपिक्रीन बनती है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक अम्ल जब अभिक्रिया करती है तब जाके क्लोरोपिक्रीन बनती। हो गया, क्लियर हो गया आपका। क्लोरोपिक्रीन तथा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल अश्रु गैस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एथिल अल्कोहल
पानी में अत्यंत घुलनशील क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है। अब इसको थोड़ा अच्छे से गौर करके सुनिए कि देखिए पहले एथिल इसका आंसर तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में पहले हम चर्चा कर देते हैं कि एथिल अल्कोहल का मतलब हो गया आपका C2H5OH। पानी में अत्यंत घुलनशील होता है, वह पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण ही H2O तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस रूप में पाया जाता है। मतलब यदि हम बोले तो H2O जो है आपका लिक्विड है, लेकिन H2S क्या है, मेरा गैस है। ये तरल अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसीलिए, जबकि H2S जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। एक पॉइंट और भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O जल तथा NH3 के द्रव्यनांक जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं HCl, H2S और pH3 से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर तो हो ही गया, इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं, इसको सुनिए। यदि हम एक का लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इस साइड हो गया आपका और इस साइड लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का यदि हम लोग बात करें तो HF, H2O और NH3 ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं द्रव्यनांक। एक होता है क्वथनांक जिसको बोलते हैं HCl, H2S और pH3 से अधिक होता है, अर्थात क्वथनांक से मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसके कारण? तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये इसीलिए, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है इसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है? देखिए प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक होता है, प्राइमरी प्राथमिक जिसको बोलते हैं। प्राथमिक अल्कोहल जिसमें OH प्राइमरी होता है, OH अल्कोहल याद रखिएगा, OH कार्बन परमाणु से जुड़े हो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि CH2OH हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हैं, ये सब पावरफुल होंगे। एक और लेते हैं CH3OH, तो ये जो है आपका ये सब अल्कोहल के पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हमारा 47 में। 47 में होता है एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है टॉलेन अभिकर्मक अभिक्रिया का। टॉलेन अभिकर्मक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए एल्डिहाइड अपने अबकारक गुण के कारण टॉलरेंट रिएंट मतलब अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर सिल्वर दर्पण या सिल्वर मिरर देता है, सिल्वर मिरर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इनके बाद ये हमारा इसका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फेलिंग विलियन है, तो जिसके बारे में लगेगा कि डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे आइडिया तो है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फेलिंग विलियन है, तो अमोनियाकल कॉपर सल्फेट को फेलिंग विलियन कहते हैं। अमोनियाकल कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? अमोनियाकल फेरिक सल्फेट को ही हम लोग फेलिंग विलियन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह प्रोटॉन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, अल्फा एमिनो अम्ल देता है। देखिए यदि हम प्रोटीन की बात कर लें तो उसको समझिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्र प्रोटीन। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिनो अम्ल देता है वह मात्रा प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन 3 प्रकार होगा, प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे हम लोग सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा होता है कंजुकेटेड प्रोटीन जिसको बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन, लिखते जाइएगा आप लोग कंजुकेटिव प्रोटीन। तीसरा होता है डेरिवेटिव व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन। अब इसके बारे में थोड़ा जानना है तो प्रोटीन जो होती है ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ओनली एमिनो अम्ल से, वे सरल प्रोटीन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूबिन, एल्यूमिलाइन, ग्लोब्यूमिन,
ये सब जो है आपका, जिसके लास्ट में आपको मीन, बीन, नाइक अधिकांश देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका होगा सरल प्रोटीन या मात्र प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग यदि लेंगे तो दूसरा जो आपका आता है वो बोलते हैं उसको कंजुगेटेड प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी होता है संयोग में, अर्थात शुद्ध तो नहीं होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन। तो देख रहे हैं आप लोग, न्यूक्लियो में न्यूक्लियो मिल रहा है, फिर प्रोटीन है। ग्लाइको प्रोटीन में ग्लाइको मिला हुआ, फास्फो प्रोटीन में फास्फो मिला हुआ। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन। तीसरा हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव में, वैसा प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आदर्श गैस का समीकरण है, बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो Pv बराबर nRT एक आदर्श गैस का उदाहरण है। आदर्श गैस जो है वो Pv बराबर nRT, Pv बराबर nRT। आदर्श गैस क्या होता है, तो आदर्श गैस उन गैस को कहा जाता है जिन गैसों के अणु जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, उनके अणुओं के आयतन को नगण्य माना जाता है। आदर्श गैस की यदि प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो यह हर ताप और दाब पर पूर्णतः बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता है। इसका टेम्परेचर कुछ भी हो तो प्रेशर, ताप पर और दाब पर पूर्णतः बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता है। दूसरा, जिसका दाब जो होता है, दाब प्रेशर गुणांक और आयतन प्रेशर गुणांक का मान हमेशा 1/227 होता है, 1/273 होता है। दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं RB और YP, 101/273 होता है। इसका अणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, पता ही है। अणुओं के बीच में आकर्षण बल का कार्य नहीं करती, चूंकि आपको पता ही है कि इसके बीच में अणुओं का आयतन नगण्य माना जाता है, तो कार्य नहीं करेगी। आदर्श गैस को किसी भी हालत में जो यदि द्रवीकरण या घनीकरण सॉफ्टलाइजेशन नहीं किया जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता। चलिए समझ में आ गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कोई गेंद प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। इसका पहले राइट आंसर तो आप जान लीजिए ए होगा। अब इसको हम प्रूफ के साथ साथ हम बेस्ट एग्जांपल देके भी समझाएंगे, तो उसको अच्छे से समझिएगा कि यदि कोई गेंद प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, ऊपर उछाली गई 2 सेकेंड, उसका वेग 9.6 नीचे की तरफ होगी। कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रारंभिक वेग होता है u, जो ऊपर भेजते हैं, जैसे कि मानिए कि एक कोई बॉल था, उसको प्रारंभिक वेग u था, प्रारंभिक वेग हो गया u। अब देखिए h, 1-2 फार्मूला है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो लिखिए h मतलब अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं u²/2g, जहाँ u आपका आरंभिक वेग होता है और g ग्रेविटी होता है 9.8 लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कब जाएगा, तो h बराबर u²/2g के समय में। और दूसरा, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय u/g ही होगा। तो ऊपर जितने जाएगा उतने स्पीड में वो आने का भी काम करेगा। चलिए, तो यात्रा का कुल समय यदि हम लोग निकाल ले तो कुल समय क्या हो जाएगा, 2u/g, 2u/g जाने का और आने का, ये हो गया। अब देखिए, यदि 2 वस्तु है, एक v1 है और दूसरा v2 वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाए, तो अधिकतम ऊंचाई h1/h2 के हिसाब से हम लोग लेंगे। इसको हम फॉर्मूला बेसिस पे निकाल सकते हैं इसको, कि जैसे कि इसका हम लोग यदि ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h1/h2 इक्वल टू v1/v2। प्रश्न में वस्तु का आरंभिक वेग 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो v बराबर यदि हम लोग बोलेंगे तो जब वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगी तब वस्तु का वेग तो v ही होगा ना, वस्तु का वेग v ही होगा। जब लास्ट मानी कि यहाँ से फेंके और यहाँ गए, तो एक समय ऐसा होगा ना कि जब रुक जाएगा तो लास्ट वेग क्या होगा, तो ये मेरा हो गया v = 0। और हम v बराबर जानते हैं कि क्या होता है u+gt, और यहाँ से मेरा तो ये 0 दिया हुआ है। और g और t का वैल्यू यदि हम बात करें तो g का वैल्यू हमारा 9.8 हो गया, g का वैल्यू 9.8 है। और t का वैल्यू यदि हम चर्चा करें तो 2 सेकेंड दिया हुआ, 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और
आपको हम टोटल टाइम बताए थे 2u/g, उस हिसाब से जब इसको निकालेंगे तो 1.02 होगा। सॉल्व करने के बाद आपका भी निकल जाएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड, भी निकल गया। अब भी निकल गया तो आप टाइम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, या इसको आप एक फार्मूला 2 फार्मूला से लिखिएगा, इस फार्मूला के बेसिस पे आप ये बनाइए, सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। सेलुलोज लकड़ी, सिल्क, ऊन आदि प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें से जो है सेलुलोज तो इसके व्युत्पन्न पॉलीमर है। इसमें जो सेलुलोज तथा उसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स उद्योग दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। यदि हम पॉलीमराइजेशन की बात कर ले, बहुलीकरण की बात करें, तो ये ऐसी विधि है जिसमें एक से अधिक यौगिकों को 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोग से एक बड़े अणुओं का निर्माण होता है, बहुलीकरण कहलाता है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने बड़े अणुओं को बहुलक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात यदि हम लोग बताएं तो आपको जैसे देखिए m प्रोटॉन और m इलेक्ट्रॉन, इसका आपका हो जाएगा 184। यदि ये नहीं समझ पा रहे हो तो सुनिए एक बार अच्छे से हम क्लियर करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1840 होता है। ये तो आपका पहले यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन इसको डिटेल में हम बताने की कोशिश करते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो 1840 गुना me हो गया, ठीक है। और यहाँ से तो मेरा ये अनुपात पूछ रहा था, अनुपात तो देखिए ये निकल गया। और 1-2 पॉइंट और भी है जिसको इंक्लूड कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का यदि द्रव्यमान का बात कर ले तो उस प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का बात कर ले तो 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। जबकि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? तो कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को संग्रह करता है। कैपेसिटर और कंडेंसर का यदि बात करें, संधारिता, तो यह एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था है जिसकी सहायता से आवेश या विद्युत स्थितिक ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को संग्रह करता है। यदि हम बात करें एसी तथा डीसी दोनों एक साथ कार्य करता है, परंतु यह डीसी को रोकता है और एसी को प्रभावित करता है। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट और ए का मतलब हो गया अल्टरनेट करंट। जब संधारित्र में इस दोनों को कार्य करना होता है तो क्या करता है, डीसी को रोकता है, डायरेक्ट करंट को रोकता है और अल्टरनेट करंट प्रभावित होता है। संधारित्र की धारिता की बात करें कैपेसिटेंस का, तो जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जो होता है बढ़ जाता है, और यह पाया गया है कि चालक की विभव में वृद्धि चालक पर दिए गए आवेश के समानुपात होता है। यदि किसी चालक को हम लोग Q मान लें, चालक को Q माने और इसके देने वाला विभव में वृद्धि में भी हो जाता है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस हिसाब से Q बराबर होता है C भी। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस है, तो Q बराबर क्या हो गया आपका C और V। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड होता है, और 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 टू द पावर -6 फैराड होता है, ठीक है। यदि हम आयनिक बंधन की इसमें बात कर ले, नहीं बस इसमें आयनिक बंधन की चर्चा नहीं है, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिकी ऊर्जा के रूप में ये क्या होता है, संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा 55 में, निम्न में से किसमें आयनिक और सह संयोजक दोनों ही बंधन होते हैं? सबसे पहले समझ जाते हैं आयनिक बंधन। तो NaOH आयनिक बंधन पहले देखिए, आयनिक बंधन क्या है और सह संयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण
से होता है। इसमें प्रायः धातु या अधातु भाग लेते हैं। और आयनिक बंधन की यदि हम लोग बात कर लें आयनिक में, तो उसमें अभी हम बताएं आयनिक बंधन, फिर आयनिक यौगिक के गुण क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फिलहाल इसका तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा H2SO4। H2SO4 है। NaOH में आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन तथा सहसंयोजक बंधन दोनों ही पाया जाता है। इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये जो पॉइंट है आपको इसको यहाँ से हटा के NaOH दे दीजिएगा। NaOH एक ऐसा है जिसमें आयनिक बंधन भी है और वैद्युत संयोजक बंधन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ऑटोमोबाइल बैटरी। ऑटोमोबाइल बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में किसमें किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। ऑटोमोबाइल में उपयोग करने वाला बैटरी द्वितीय सेलक अर्थात सेकेंडरी सेल होता है। आप जानते हैं हम लोग प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनते हैं, नहीं बनेंगे ही बनेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं पहले प्राइमरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल क्या है? तो प्राइमरी सेल जो है जिन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विकसित होता है तथा उन्हें एक बार नष्ट होने पर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आते हैं वो देख लीजिए, वोल्टेइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लैकलैंस सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये सब का उपयोग यदि एक बार हो जाए तो दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। इसका पहला आंसर तो हम लोग दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो हो गया हमारा। सेकेंडरी सेल के बारे में देखते हैं। तो जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है, वे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। ये सेल जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल लेड एसिड सेल, यह सेल ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है। दूसरा निकेल आयरन सेल का होता है और तीसरा निकेल कैडमियम सेल का होता है। ठीक है, तो एक सेल में दूसरा, एक सेल प्रथम प्राथमिक वो होगा जिसका एक बार उपयोग होगा दोबारा नहीं होगा, और दूसरा वो होगा जिसका उपयोग हो भी रहा है और चार्ज की भी सुविधाएं हो रही है, तो वो सब जो होगा आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जब हम डिटेल से बता रहे थे तो कंप्यूटर में आईसी चिप के बारे में बताए थे कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आईसी चिप जिसको हम बोलते हैं, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्कुलेट। इंटीग्रेटेड सर्कुलेट लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्कुलेट, इंटीग्रेटेड सर्कुलेट। एक होता है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा होता है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। दो के बारे में हम लोग जानेंगे बस। आईसी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एनालॉग एक डिजिटल। नेक्स्ट 58 में है कि एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण होती है, तो रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको जानने के लिए आपको 2-3 पॉइंट जान लीजिए। यदि कोई भी रेडियो स्टेशन है और 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करती है, तो रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो 3.66 × 10⁻² मीटर होता है। अब इसको हम देखते हैं, तो इसके लिए पहले आपको पता होना सी जो होता है, सी बराबर एन लेमडा। ठीक है, जहाँ पे ये आपको तरंग दैर्घ्य बतलाएगी। ठीक है, और एन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी बतलाती है। हमसे पूछा जा रहा है लेमडा अर्थात तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो C/N। और सी जो यहाँ हमारा प्रकाश का वेग है, और प्रकाश के वेग हम कितना होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, मतलब सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 819, सॉरी सी का पावर तो 3 × 10⁹ हो गया, ठीक, प्रकाश का चाल। और दूसरा यदि हम बात करें तो एन का जो वैल्यू दिया गया है वो एन का वैल्यू आपको ये हो गया आपका एन का वैल्यू 819 जो है वो एन का वैल्यू हो गया। उसके हिसाब से यदि आप सॉल्व करते हैं 3 × 10⁸, और किलो हर्ज को हर्ज में बदल लीजिए, 1 हर्ज में 1000 हो जाएगा आपका, तो 819 होगा। बस ये लिख लिए। अब देखिए इसको हम डिटेल से बता रहे हैं।
इसको जो है अच्छे से क्लियर कर देते हैं फॉर्मूला बेस पे बैठा के। तो ये आपका हो गया लैम्डा बराबर 3 × 10⁸ और इसके नीचे हम दिए 819 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल रहे हैं, तो 3 × 10⁻ हो गया 8 और ये हो गया 819 × 10⁻3 और ये 3 जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ बटे 819 और जब इसको बिल्कुल क्लियरली कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 3। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, H2O का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो H2O पानी का अधिकतम घात याद नहीं, एक सी पॉइंट याद होना चाहिए आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, या फ़ारेनहाइट में यदि बात करें तो 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है ये। अब आप बोलिएगा सर हमको बता दीजिए क्या होता है। देखिए इसमें कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि पानी का मैक्सिमम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व होता है। तो C बराबर C/5 और F-32/9 होता है। तो C का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना है, C का यदि हम बताएं तो 4 डिग्री हो जाएगा, तो ये 4 हो गया आपका। ये 9 की तरफ चलाएगा तो हो जाएगा 36 और ये हो गया आपका 5 और इसको इधर लेके चलाया तो हो गया आपका ये 32 और F हो गया। तो यहाँ से F हमारा फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, तो 36 ये हो गया। 36 उसको जब डिवाइड दीजिएगा 7.2 आ जाएगा और उसको जब जोड़ दीजिएगा 32 से तो 39.2 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का लास्ट है, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? देखिए यदि स्थिर घनत्व यदि कांस्टेंट प्रेशर पर यदि विशिष्ट ऊष्मा हो तो स्थिर आयतन पर, अब यहाँ पे वैल्यू बताते हैं, Cp जो आप देख पा रहे हैं वो आपका हो गया विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, जबकि आप C भी देख पा रहे होंगे तो आप वो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब स्थिर आयतन। इस हिसाब से यदि हम आपको यदि क्लियरली बताएं तो Cp का जो वैल्यू होगा वो Cb इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो स्थिर होता है इंस्टेंट प्रेशर पर वे विशिष्ट ऊष्मा Cp होता है, जबकि स्थिर आयतन पर विशिष्ट होता है Cv। ये और R का वैल्यू गैस का 1 ग्राम अणु का नियतांक होता है। अब इसको बोले तो Cp बराबर R + Cv ये फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लीजिए, नियतांक बोल रहा है, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। और हाँ, दुर्गा पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस माध्यम से बस ये जान जाइए कि आप सिर्फ एक बार 20 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में आने वाले हैं, तो मिस ना हो जाए उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार 2 बार 3 बार वीडियोज़ को आप